बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में खुला मंच हम आपको प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी खेती किसानी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमसे साझा करते हैं, उनके समाधान आप तक हम पहुंचाते हैं। बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है आज के विषय, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में बात होगी बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में भी। देखिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। इनके संबंध में अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-113-060, 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने जो भी सवाल हैं हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। इसका नंबर क्या है आइए आपको बताते हैं। 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तुरंत से अपना फोन उठा के आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही ईमेल भी कीजिए आप हमें। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके माध्यम से ईमेल आप हम तक पहुंचाइए, हम कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। तो आपके सवाल तो हम तक पहुंच जाएंगे, अब जवाब कौन देंगे आपको, आइए उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। बता दें आपको ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शागिर विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ ही हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी, जो प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध अनुसंधान, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पाठक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। गन्ने में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं और उनकी रोकथाम, उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। कोई भी सवाल है, कोई समस्या आ रही है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं इनसे संबंधित, तो आप हमारे तक अपने जो सवाल हैं पहुंचा सकते हैं। माध्यम हमने आपको बता दिए हैं, तो आपके सवालों का इंतजार हम कर रहे हैं। बहरहाल हम अपनी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर गोगराज का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। बेलदार सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो वो सब्जियां जो बेलों में लगती हैं, करेला है, तुरई है, लौकी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण होती है इनकी खेती करना। जी देखिए, अगर हम बात करें बेलदार सब्जियों की तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बेलदार सब्जियां हैं ये दोनों मौसम में लगाई जाती हैं। एक तो गर्मी के मौसम में भी लगाई जाती है और एक बरसात के मौसम में भी लगाई जाती है। जो गर्मी की जो फसल होती है वो खुले खेत में जो हम सीधी बीज की बुआई करते हैं वो लगभग 15 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलती है। और उसी प्रकार से फिर बारिश के मौसम में भी इस फसल को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेकर और 15 अगस्त तक इसकी सीधे खेत में बिजाई की जाती है। तो ये जो जुलाई में और अगस्त में जो हम लगाते हैं तो ये नवंबर तक चलती है। फिर दिसंबर और जनवरी के माह में नहीं चलती है, फिर फरवरी में फिर इसकी दोबारा बुआई कर सकते हैं। तो ये जो फसलें हैं ये अच्छा मुनाफा देती है किसानों को। जैसे अगर हम बात करें आजकल बाजार में जैसे करेला आ रहा है कि उसकी जो मांग है बाजार में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जूस के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है। लौकी है उसकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जूस के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और जो खीरा है उसका सलाद के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि गर्मी बढ़ रही है जो शरीर को ठंडक प्रदान करता है करेला, तो इस प्रकार से सभी जो बेलदार सब्जियां हैं इनकी बाजार में मांग अधिक होती है इस समय, क्योंकि हमें दूसरी जो अन्य सब्जियां होती है जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो ताज़ा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये जो सब्जी फसलें हैं ये अभी बाजार में ताज़ा उपलब्ध हो रही है, जिनमें लौकी, करेला, तोरई, घिया, सब जो भी सब्जी फसलें हैं। बिल्कुल, तो हमारे देश में काफ़ी महत्व है, दोबारा आप इनका उत्पादन ले सकते हैं और
अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, बशर्ते आप कुछ सावधानियां बरतें, ध्यानपूर्वक इसकी खेती करें। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इस समय इनकी आवक मंडियों में बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आगे आने वाले समय में, जैसे जून से अगस्त तक के समय के यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसके लिए आपको क्या तैयारियां करनी है, इन तमाम बातों के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। बेलदार सब्जियां, जिन्हें बेल पर उगने वाली सब्जियां भी कहा जाता है, इनमें खास तौर से करेला, तुरई, लौकी, खरबूजा, खीरा और कद्दू शामिल है। इनकी खेती मैदानी इलाकों में गर्मी में जून महीने तक की जा सकती है। गर्मी के समय इन सब्जियों की बाजार में काफी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में किसान भाई वैज्ञानिक विधि द्वारा इनकी खेती करें तो निश्चित ही लाभ कमा सकते हैं। बेलदार सब्जियों की खेती के लिए संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि इस तकनीक में सब्जियों की लताओं को लकड़ी के डंडे या रस्सी या फिर जाली के सहारे जमीन से ऊपर बांधा जाता है, जिससे सब्जियां जमीन को छूकर खराब न हो पाएं। पॉली हाउस में निराई गुड़ाई करना भी काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इस तकनीक में सब्जियां मेड़ों पर बोई जाती हैं, जिससे खरपतवार कम ही उगते हैं। सब्जियों की फसल को पोषण प्रदान करने के लिए महीने में 2 बार कंपोस्ट की खाद और गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बेल वाली सब्जियों के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले इनके बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उनकी रोपाई की जाती है। उच्च कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से समृद्ध दोमट मिट्टी या अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बेल वाली सब्जियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाई इन बेलदार सब्जियों को अपने पॉली हाउस में उगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो जाना भी आपने बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, गन्ने की अगर हम फसल की बात करते हैं तो कई तरह के कीट हैं जो प्रभावित करते हैं उसकी बढ़वार को, उसकी गुणवत्ता को। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे अगर किसान गन्ना लगा रहे हैं तो क्या पहले ही कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कीटों के प्रकोप को बाद में कम किया जा सके? जी बिल्कुल, गन्ने की बुआई करते समय अगर हम ध्यान दें तो कई तरह के जो कीट हैं उनको उनके प्रकोप से हम बच सकते हैं। जैसे अगर हम गन्ने के टुकड़ों का बीज का उपचार अगर हम करते हैं, बीज का उपचार अगर हम बावस्टीन से करें 0.1%, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा डाल करके और 2 आंख के या 1 आंख के टुकड़े काट करके अगर हम उपचारित कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक कीट और बीमारियों से हमें बुआई के समय अगर हम ऐसा करते हैं तो कीट बीमारियों से बचाव होता है। दूसरी चीज, जब हम गन्ने के टुकड़े की बुआई करते हैं, कूड़ में, नालियों में बुआई करते हैं, तो उस समय सबसे नीचे खाद, उसके ऊपर गन्ने का टुकड़ा और टुकड़े के ऊपर कोई कीटनाशक, चाहे क्लोरपाइरिफास 20 EC 5 लीटर को 1875 लीटर पानी में घोल बना करके टुकड़े के ऊपर अगर हम डाल के ढकाई करें तो कई तरह के कीटों से हम बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम जैविक नियंत्रण की बात करें तो खेत की तैयारी के समय ही अगर हम ट्राइकोडर्मा डाल दें या पावेरिया बैसियाना डाल करके अंतिम जुताई के समय डाल करके और पाटा लगा दें, उसके बाद फिर हम बुआई करें तो हम जैविक नियंत्रण का प्रयोग कर सके और रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करके गन्ने की फसल को कई तरह के कीट और बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कीट लगे ही ना, इसके लिए हम पहले ही सतर्क रहें। कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो ऐसे में अगर हम बुआई के समय ही या फिर बुआई से पहले ही ये कुछ सावधानियां बरत ले, बीजोपचार कर ले, खेत की तैयारी करते समय जैविक जो नियंत्रक है उसका इस्तेमाल कर ले, या फिर हम जब बुआई कर रहे हैं तो सावधानियां बरते, तो निश्चित तौर पर कीटों के प्रकोप को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कौन कौन से कीट लगते हैं गन्ने में, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे उनका नियंत्रण किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, वो हम देख लेते हैं। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। गन्ने की उत्पादकता बनी रहे, इसके लिए इसे रोगों व कीटों से बचाना बेहद जरूरी है।
गन्ने की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं तना छेदक, जड़ छेदक, पायरिल्ला, सफेद मक्खी, दीमक और मिलीबग। इन कीटों से गन्ने का बचाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उपज को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। गन्ने की फसल में दीमक कीट का प्रकोप हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां पर अधिक होता है। ये कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गांठों, जड़ों, आंखों को खाकर पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। इसके प्रभाव से गन्ने के पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर या वाइफेंथ्रिन 400 मिलीलीटर को 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर बारीक रेत में मिलाकर पौधे के पास डालें और हल्की सिंचाई करें। गन्ने में पायरिल्ला कीट लगने का भी खतरा होता है। ये पत्तियों से रस चूसकर नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है। इसका प्रकोप मुख्यतया अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। वयस्क कीट भूरे रंग का व सिर के आगे चोंच जैसा होता है। ये कीट पत्तियों पर लसलसा पदार्थ छोड़ता है, जिस पर काली फफूंद का असर होने लगता है। पायरिल्ला का सफल प्रबंधन जैविक उपायों से संभव है। इसके लिए एप्रिकेनिया के 4 से 5 लाख अंडे या 5000 शंखियां प्रति हेक्टेयर फसल पर छोड़ें। बारिश न होने पर हल्की सिंचाई कर खेत में नमी बनाए रखें। सफेद गिडार के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें या पौधों पर कीटनाशी का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जाना अभी आपने गन्ने में लगने वाले कीटों के बारे में। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पाठक से, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कब कब लगा सकते हैं, आपने जानकारी दी कि अभी हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में ला रहे हैं अपनी फसल को, तो जब वो तुड़ाई कर रहे हैं तो उस समय क्या सावधानियां बरतें और कैसे वो पहचानें कि मेरी जो फसल है वो बिल्कुल तैयार हो गई, अब मैं इसकी तुड़ाई कर सकता हूँ? जी देखिए, हम बात करें तो इसमें बहुत सारी बेलदार सब्जियां हैं, जिसमें अगर हम बात करें पहले तो खीरा, तो जो खीरा होता है इसमें पोली हाउस में भी लगाया जाता है और खुले खेत में भी लगाया जाता है। तो जो पोली हाउस में लगाया जाता है तो वो किस्म के अनुसार उसका साइज कितना है, उसका शेप कितना बन गया है, और जो नीचे की जो लोअर जो नीचे वाली जो बड होती है वहाँ से हम तुड़ाई शुरू करते हैं और जो सामान्य आकार के जो फल होते हैं उनकी तुड़ाई करते हैं। और खुले खेत में भी जो निर्भर करता है कि फल की लंबाई और जो आकार है वो किस्म के अनुरूप लंबा, किसी का किस्म का फल होता है वो लंबा होता है, किसी का मध्यम लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उस किस्म के अनुसार उसकी तुड़ाई करना चाहिए। और जो भी तुड़ाई जब भी करें, अगर सुबह के समय हम तुड़ाई कर रहे हैं सुबह जल्दी, तो उस समय हमें फलों को कभी भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। हम तोड़ के सामान्यतः उसकी खीरे या जो भी करेला जिसकी भी हम तुड़ाई करते हैं वो नालियों में रख देते हैं, तो सीधा मिट्टी के संपर्क में आ जाता है, जिससे कि फल खराब होने लग जाती है, उनकी गुणवत्ता खराब होती है। तो जब भी हम तुड़ाई करें उनको प्लास्टिक के क्रेट या बॉक्स या जो टब है उनमें ही उनकी करें, और उसके बाद में उनकी जो ग्रेडिंग है वो जरूर कर लें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो बेलदार सब्जियां हैं इनमें चाहे वो करेला हो, चाहे वो खीरा हो, लौकी हो, खरबूज हो, तरबूज हो, इनमें फल मक्खी का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें फल मक्खी अंदर अंडे दे देती है और उसमें एक छिद्र दिखाई देता है और फल भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और अगर करेले का फल है तो वो थोड़ा पीला पड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार के फलों को बाजार में ले जाने से पहले निकाल दें, अन्यथा बाजार में मूल्य सही नहीं मिल पाएगा। और जो लौकी की फसल है तो उसमें हम करते हैं कि नाखून से भी टेस्ट करते हैं कि जो फल होता है उसका हल्का सा अगर हम उसको टच करते हैं तो वो आसानी से चला जाता है, जिससे कि फल खाने लायक है और सही अवस्था में है। और अगर तरबूज की बात करें तो तरबूज में क्या है, उसको जब हम उसको टेप करते हैं, मतलब उसको जब बार बार दबाते हैं थोड़ा, तो उसमें एक डल साउंड, मतलब उसका एक आवाज़ आती है थोड़ी, उससे लगता है कि ये पक गया है। और उसके पास में आप जब देखते हैं जहाँ से वो तरबूज चिपका रहता है पौधे से, उसमें एक स्प्रिंग जैसा होता है, वो पूरा जल जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो पूरी जल जाती है। इसका मतलब तरबूज पककर तैयार हो गया। कुछ किसान ऐसे करते हैं कि वो बिना पके हुए उसको तोड़ लेते हैं, फिर वो बाद में खाने लायक नहीं होता है, तो ये कुछ नुकसान हो जाते हैं। और खरबूजा है, उसमें खरबूजे की जो सुगंध वो आने लग जाती है, उसका जो टेंड्रिल है वो भी सूखने लग जाता है, और खरबूजा जो उसकी वाइन होती है मुख्य, उससे टूटकर अलग होने लग जाता है। तो इस प्रकार इनके ध्यान रखना चाहिए कि कब इनकी तुड़ाई करें, किस मौसम में करें, कौन से समय में करें और कैसे बाजार में ले जाएं, और इनकी ग्रेडिंग करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि अच्छा मुनाफा मिल सके। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, मंडियों का रुख कर रहे हैं आप, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो देख लें कि
फल तैयार है तुड़ाई के लिए। तुड़ाई करते समय सावधानियां बरतें, ग्रेडिंग करना ना भूलें। हमारे विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं जिससे आपको अच्छा मूल्य आपकी उपज का मिल सके। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बता दिया कि किस तरह से बचाव हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कीट होते हैं जो प्रभावित कर ही देते हैं हमारी गन्ने की फसल को। तो मुख्य कीट कौन कौन से हैं, पहले तो आप इसके बारे में जानकारी दें। जी देखिए, गन्ने में 4 तरह के कीट लगते हैं जी। एक तो होते हैं जो गन्ने के का जो हिस्सा जमीन के नीचे रहता है वो उसको खाते हैं, जिनको हम भूमिगत कीट कहते हैं, जिसमें जड़ बेधक आते हैं, दीमक आते हैं, गुबरैला आते हैं। जो गन्ने का जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसको खाते हैं, ये कीट होते हैं जिनको भूमिगत कीट कहते हैं। इसके अलावा कुछ कीट ऐसे होते हैं जो गन्ने के तने को बेध करके अंदर घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर उसको खा करके खोखला करते हैं। उनको हम बेधक कीट कहते हैं, बोरस कहते हैं। इसमें है अंकुर बेधक है, चोटी बेधक है, तना बेधक है, जड़ बेधक है, गुंडास बेधक है। ये गन्ने के तने को बेध करके अंदर जाकर के खाते हैं, तो इनको हम बेधक कीट कहते हैं जी। तीसरे तरह के जो कीट होते हैं वो चूसक कीट होते हैं। ये गन्ने की पत्तियों के रस चूसते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियां पीली हो जाती हैं, गन्ने की पत्तियां सूख जाती हैं, गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने लगती है। तो ये चूसक कीटों में है पायरिला है, ब्लैक बग है, सफेद मक्खी है, जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके अलावा चौथे तरह के कीट हैं जो गन्ने की पत्तियों को कुतर करके खाते हैं, जिसमें आपके ये टिड्डा है जो उसको कुतर करके खाते हैं, जिससे पूरी पत्ती का हरा भाग ही नष्ट हो जाता है, केवल बीज की टक्कर बनती है। तो ये 4 तरह के कीट हैं जो हमारे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं 4 तरह से। बिल्कुल। अब अगर हम इस समय प्रमुख कीट की बात करें तो इस समय जो हमारे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने में सबसे प्रमुख कीट है वो है अंकुर बेधक और चोटी बेधक जी। ये 2 कीट इस समय गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका पहचान बता दूं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अंकुर भेदक और जैसे चोटी भेदक का कीट के बारे में आप कह रहे हैं कि समय लगे रहते हैं हमारे गन्ने की ऊपर फसल में, किस तरह से हम पहचान करें, किस तरह से नियंत्रण करें, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका हम सवाल शामिल कर लेते हैं। सुशांत जी हमारे साथ ओडिशा से फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, मैं सुशांत बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। करेला का क्या है जानना था। करेले के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कौन किस्म क्या है, कौन सी किस्म लगा सकते हैं आप? बात कर रहे हैं ये अंगुल ओडिशा से। बिल्कुल सुशांत जी, आपका सवाल अच्छा है कि करेले की कौन सी किस्म लगा सकते हैं, पहले ही आप तैयारियां करके चल सकते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द ही हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में, गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज और ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले सुशांत जी ने पूछा था करेले की किस्म के बारे में। अंगुल ओडिशा से फोन आया था इनका। डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे आप? जी देखिए, करेला एक ऐसी फसल है जिसकी जो किस्में होती हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी डिमांड होती है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ की, उत्तरी भारत की, तो इधर लंबे वाला और हरा वाला करेला पसंद किया जाता है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत में तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का, जैसे केरला और तमिलनाडु, तो उधर सफ़ेद रंग का करेला पसंद किया जाता है। और अगर हम बात करें कि ईस्टर्न इंडिया की, जो पूर्वी भारत की, तो उधर छोटे वाला करेला पसंद किया जाता है, जो कांटे वाला और छोटे वाला करेला होता है वो पसंद किया जाता है। तो अगर ये उड़ीसा में करेला लगाना चाहते हैं तो कौन सी किस्म लगाना चाहते हैं, कैसा उसका वो फल होना चाहिए, क्या बाजार की डिमांड है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पूसा संस्थान ने कुछ किस्में विकसित की है, उन्नत किस्में, उनका आप चयन कर सकते हैं। जिनमें जो प्रमुख किस्में हैं उनमें पूसा विशेष है, पूसा दो मौसमी है, पूसा औषधि है। पूसा औषधि थोड़ा उत्पादन अधिक देती है इन दोनों किस्मों की तुलना में। और इसके अलावा अगर आप छोटे वाले करेले की किस्म का चयन करना चाहते हैं उसके लिए पूसा पूर्वी है। और अगर संरक्षित खेती में भी आजकल हम किसानों को बताते हैं कि भाई आप करेला की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं, परंतु उसमें आपको हाथ से परागण करना होता है, तो उसके लिए आप पूसा रसदार किस्म का भी चयन कर सकते हैं। और पूसा संस्थान ने कुछ संकर किस्में भी विकसित की है, जिनमें पूसा संकर 4, पूसा संकर 5 और पूसा संकर 6, ये 3 किस्में भी विकसित की है। तो आप अगर यहाँ से अगर हमारे बीज उत्पादन इकाई से या पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं, आ सकते हैं, तो यहाँ से आप बीज ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने जो उड़ीसा में जो ये बता रहे हैं कि उड़ीसा से बोल रहे हैं शायद, जी, तो ये जो उड़ीसा जो कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई उन्नत किस्म करेले की विकसित की है तो वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं, या किसी प्राइवेट संस्थान के जो विश्वसनीय हो आसपास में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। क्योंकि करेला हर क्षेत्र में अलग अलग एक प्रेफरेंस होती है कि छोटे वाला लगाना है, मीडियम साइज का लगाना है, बड़े वाला लगाना है, हरे वाला लगाना है, सफ़ेद वाला लगाना है, या कम जो हरा होता है वो लगाना है। तो आप हमारे संस्थान से भी ये किस्म ले सकते हैं। इनके अलावा आप अगर चाहते हैं तो आप जो उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी आप इनका बीज ले सकते हैं। बिल्कुल सुशांत जी, जो आपका सवाल था कि करेले की किस्म के बारे में आप जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ ने उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र किया कि आगे आने वाले समय में जो बेलदार सब्जियां हैं वो जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त 15 तक लगाई जा सकती है, तो उसके लिए कोई खास तैयारियां करने की जरूरत होती है पहले? जी देखिए, अभी अगर खेत में कोई फसल लगी हुई है तो वो लगभग अभी मई लास्ट में या 15 जून तक खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा खेत होता है उसमें जो भी अवशेष है किसी भी पुरानी फसल के, उनको खेत से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये होता है, जैसे अगर बेलदार सब्जियां हैं तो उसमें उनके प्यूपा, उनके कुछ कीट पतंग वो खेत में ही रहते हैं, और हम उनको खेत में जोत देते हैं तो वो खेत में रहते हैं, तो अगली फसल को नुकसान करते हैं। और हमें एक ही खेत में वही फसल नहीं लगानी चाहिए। अगर पहले से ही किसान ने अगर कोई बेलदार सब्जियां लगा रखी है तो आगे फिर उसी खेत में बेलदार सब्जियां नहीं लगाना चाहिए और दूसरी सब्जियों का चयन करना चाहिए। और अगर बेलदार सब्जियां उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर पहले दूसरे बेलदार सब्जियां नहीं लगाई है। तो अगर जो भी किसान भाई बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहता है तो वो खेत की अच्छे से गहरी जुताई करें, 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करें। उसके बाद में उसमें पाटा चलाकर उसको समतल कर लें। फिर उसमें जो अच्छी प्रकार से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें चयन करके आप डाल लें। और कभी भी जो कच्ची गोबर की खाद है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे दीमक का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। फिर उस खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और फिर उसमें दोबारा पाटा चलाकर, और फिर उसमें अगर आप नालियों में खेती करना चाहते हैं बेलदार सब्जियों की, तो आप नालियां बना सकते हैं जिसमें लगभग 8 से 10 जो मीटर है उसकी जो नाली से नाली की दूरी कर सकते हैं। और अगर आप बेड पे करना चाहते हैं, उठी हुई क्यारियों में करना चाहते हैं, तो उठी हुई क्यारियाँ जिनकी ऊंचाई होती है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर हो और जो चौड़ाई होती है लगभग 1 मीटर हो, तो जब भी उठी हुई क्यारियों में आप खेती करते हैं तो उसमें ड्रिप पाइपलाइन जरूर बिछाएं। और जो ड्रिप होता है उससे एक पौधे से पौधे की दूरी होती है वो लगभग
30 से 40 सेंटीमीटर रखें और जो लाइन से जो लाइन की दूरी होती है वो लगभग 70 से 60 सेंटीमीटर 60 से 70 सेंटीमीटर रखें। उसके बाद में ही आप बिजाई करें और उसी स्थान पर बीज को डालें जिस स्थान पर पानी और ड्रिपर से पानी जा रहा है। बिल्कुल, और इस तरह से तैयारियां हमारे जो किसान हैं वो कर सकते हैं अगर आप बेलदार सब्जियों की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो। बढ़ते हैं आगे, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए जानिए उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारे बेलदार सब्जियां होती है, लतादार सब्जियां होती है, तो इनका जो मचान है इसका कितना उठान होना चाहिए और किस दिशा से किस दिशा में हमें बनाना चाहिए, इससे अधिक हमारी सब्जियां हमें फल दे सके, दूसरी अधिक समय तक टिकाऊ रह सके। बिल्कुल, मचान किस दिशा में हो, कितनी ऊंचाई पर हो, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? जी देखिए, अगर आप बेलदार सब्जियों की खेती मचान से करते हैं तो उससे उत्पादन आपका निश्चित ही 20 से 30% बढ़ने के चांस अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें फल है वो सीधा मर्दा के संपर्क में नहीं आता है, ना सड़ता है ना गलता है और आपको सारे फल दिखाई देते रहते हैं। अगर उसमें किसी कीट और उस बीमारी का प्रकोप भी होता है तो आप आसानी से उसमें कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, उसको आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, समय समय पर तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः फल कुछ रह जाते हैं खेत में जिनको जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पत्तों की आड़ में, और वो खराब होकर सड़ने लग जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। तो मचान है वो आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण में भी लगा सकते हैं और पूर्व से पश्चिम में भी लगा सकते हैं। बट उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर आप मचान लगाते हैं तो उससे थोड़ा जो धूप है वो पौधों को अच्छे से मिलती है। पूर्व में सूरज निकलता है तो वो दक्षिण तक पूरा अच्छे से उनको धूप मिलेगी। और मचान की जो ऊंचाई है वो लगभग आप 1.5 से 2 मीटर उसकी ज़रूर रखें। और मचान आप लकड़ी के बेम्बू या जो प्लास्टिक के जो पाइप आते हैं उनसे कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ तार बांध दें जिससे कि पौधों को सहारा देने के लिए ठीक रहें। और साइड में आप पौधों को सहारा दे सकते हैं जिससे कि एक जालीनुमा या तार से या किसी प्लास्टिक के किसी से बना दें जिससे कि वो अच्छे से उसके ऊपर फैल जाएं और आप मचान के अंदर से उसकी आसानी से फलों की तुड़ाई कर सकते हैं, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो करेला, खीरा, जो भी सब्जी है बेलदार, उनकी तुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो मचान से अगर आप खेती करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है, बट उसका जो उत्पादन है फसल का वो अच्छा बढ़ जाता है उससे। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। और ये संदेश अन्य किसानों के लिए भी है कि मचान लगाकर आप बेलदार सब्जियों की खेती करते हैं तो उत्पादन में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शुरुआती दौर पर लागत थोड़ी ज़्यादा आती है लेकिन उत्पादन आपको अच्छा मिलता है जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। आप हमें जानकारी दे रहे थे कि इस समय गन्ने में अंकुर भेदक और चोटी भेदक कीट का प्रकोप काफी रहता है, तो इनके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें। लगता है किसी तकनीकी समस्या के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से एक बार डॉक्टर पाठक का रुख करेंगे, उनसे दोनों कीटों के बारे में जानेंगे। लगता है जुड़ गए हैं डॉक्टर पाठक, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी आवाज सुन रहे हैं। बिल्कुल। अंकुर भेदक और चोटी भेदक कीट के बारे में जानकारी दे रहे थे आप पहले, आप जानकारी अपनी जारी रखें। जी, इस समय चोटी भेदक कीट का प्रकोप काफी देखा जा रहा है और चोटी भेदक कीट की जो सूंडी होती है यही हमारे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है जी। और ये सूंडी गन्ने की पत्ती की मध्य शिरा से होते हुए गन्ने के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच जाती है और ऊपरी हिस्से में गन्ने की उन पत्ती को खाती है जो अभी अनफोल्ड होती हैं, बिना खुली हुई पत्तियां होती हैं, उनको खाते हैं। और उसका प्रतिफल क्या होता है कि जब वो पत्तियां खुलती हैं तो उन पत्तियों पे वो छत्ते जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं और गन्ने की जो गोंद की जो बीज की गोंद होती है वो सूख जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि गन्ने की बढ़वार हमारी रुक जाती है। तो चोटी भेदक कीट के नियंत्रण का सबसे उपयुक्त समय इस समय चल रहा है। किसान भाई इस समय क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 375 ml को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे खेत में गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास अगर ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें तो हम चोटी भेदक की जो दूसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी है, इन दोनों पीढ़ियों को हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
क्योंकि तीसरी पीढ़ी जो चोटी बेधक की होती है वो काफी नुकसान पहुंचाती है। तो अगर हम क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का इस समय प्रयोग कर देते हैं तो दूसरी और तीसरी दोनों पीढ़ियों का नियंत्रण हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी चोटी बेधक कीट की। अंकुर बेधक कीट का भी प्रकोप इस समय काफी क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां पे लेट में गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं। अंकुर बेधक कीट का सबसे सीधा पहचान ये है कि जब अंकुर बेधक कीट की सोड़ी लगती है तो गन्ने की बीज की गोंफ अगर आप खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से खींच जाती है जी। और खींचने के बाद जब आप सूंघेंगे तो उसमें गंध सी आती है। तो अंकुर बेधक कीट के नियंत्रण के लिए जो मैंने अभी आपको टॉप बोरर के लिए बताया, अगर आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का इस समय प्रयोग कर देते हैं तो अंकुर बेधक और चोटी बेधक दोनों कीटों का नियंत्रण ही बड़ी आसानी से हो जाएगा एक कीटनाशक के इस्तेमाल से। ध्यान ये रहे कि इसकी हमें ड्रेंचिंग करनी है, पत्तियों पे छिड़काव नहीं करना है। बिल्कुल। तो दो तरह की जो बेधक कीट हैं उनका नियंत्रण हम बड़ी आसानी से इससे कर सकते हैं। बिल्कुल। इस समय एक कीट का प्रकोप और देखा जा रहा है, पायरिला कीट का प्रकोप काफी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। पायरिला कीट जो हमारे होता है, ये हमारे गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है। इसका जो शिशु होता है वो सफेद रंग का होता है और प्रौढ़ जो होता है वो भूरे रंग का होता है जी। ये दोनों गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और इसका जो शिशु होता है ये रस चूसते समय एक मधुस्राव छोड़ता है, इससे गन्ने की पत्तियों पे भी अट्रैक्ट होते हैं। गन्ने की पत्तियां जिसकी पूरी काली, तो उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर पायरिला कीट का प्रकोप हमारे खेत में हो गया है जी, तो हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि क्या उसका परजीवी हमारे खेत में उपलब्ध है कि नहीं है जी। अगर खेत में परजीवी उपलब्ध है तो हमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, बल्कि उस परजीवी के संवर्धन के लिए खेत में लगातार हमें सिंचाई समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे परजीवी की संख्या बढ़ जाए। अगर हमारे खेत में परजीवी की संख्या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है तब हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% की 750 ml मात्रा को लेकर के 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप पत्तियों पर छिड़काव कर दें। बिल्कुल। तो पायरेला का भी बिल्कुल इस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं। अंकुर भेदक और चोटी भेदक के बारे में तुम्हारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कीट हैं, प्रमुख कीट हैं हम कह सकते हैं, जो इस समय प्रकोप दिखाते हैं अपना गन्ने की उपज में। आपको सावधान रहना है और इनका जो नियंत्रण है सही तरीके से जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे। राकेश जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि हम कड़वे की सब्जी लगाना चाहते हैं और बैंगन की भी सब्जी लगाना चाहते हैं, तो मुझे ये प्रश्न करना है कि हम ये दोनों तो सब्जी जो है कौन से महीने में लगा सकते हैं? अगर हम लगाना चाहे तो उसमें जो है छिड़काव कौन सा करना चाहिए ताकि हमारी जो सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहे ये दोनों? बिल्कुल। तो किस तरह से आप सब्जी लगा सकते हैं, कौन से महीने में लगा सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे राकेश जी। लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार और बने रहना होगा हमारे साथ। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल और बने रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही साथ गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमें अपने जो सवाल हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं आप। ब्रेक पर जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के राकेश जी ने पूछा था कि बेलदार सब्जियां लगाने का सही समय क्या होता है। हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं और उन्होंने ये भी जानना चाहा था कि किस तरह से हम उनको फ्रेश रख सकते हैं, किसी चीज का क्या छिड़काव करना होता है।
जी देखिए, अगर ये बात कर रहे थे, ये शायद शिमला से बोल रहे थे। जी जी। शिमला में अगर ये बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, जिनमें ये लगा सकते हैं, जिनमें करेला, खीरा और तोरई और घिया जो भी है, सारी बेलदार सब्जियां वहाँ आसानी से लगाई जा सकती है। और ये जो लगाने का इनका जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में होता है बेलदार सब्जियों का, सीधी बीज से जो बुआई होती है वो 15 फरवरी से 15 मार्च होता है। परंतु जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ थोड़ी ठंडक ज़्यादा रहती है उस मौसम में, तो जो ये बुआई का समय होता है वहाँ हम लगाएं इसको 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, जिससे कि ये फसल होती है वो लगभग जून और जुलाई तक चलती है ये फसल। और फिर जब ठंड के मौसम में होती है उस समय भी हमें अगस्त से लगाना है, तो नवंबर तक इनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये उचित सही समय है पहाड़ों में बेलदार सब्जियों को लगाने का। और अगर ये कह रहे हैं कि हम इनको कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, सही समय पर इनकी बिजाई करें और इनको मचान पर लगाएं, या इनको हम इसको ट्रेलिंग करके जो सहारा देते हैं फसल को, तार बांधकर उसके ऊपर बांध देते हैं तो फसल से उत्पादन अच्छा मिलता है। और फ्रेश कैसे रखते हैं, देखिए जब भी आप तुड़ाई करें, तुड़ाई के तुरंत बाद में आप इसको अच्छे से जो भी फल होते हैं इनको वॉश करके और प्रॉपर सही जो सामान्य रूम टेम्परेचर है इस पे अगर बेलदार सब्जी जिसमें करेला और खीरा को रखते हैं तो आसानी से हम इसको 3-4 दिन तक रख सकते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है सामान्यतः लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो हम कुछ लंबे समय तक, जिसमें 8 से 10 दिन या 12 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर बाहर की अवस्था में रखते हैं तो दोपहर के समय थोड़ा पानी का हल्का छिड़काव कर देते हैं जिससे कि ये फ्रेश बनी रहती है। जी जी। तो देखिए राकेश जी, आपके जो सवाल थे हमारे विशेषज्ञ ने उनका जवाब आप तक पहुंचा दिया है कि किस तरह से आप सही समय पर उपज हासिल करके उसे ताज़ा रख सकते हैं और अच्छी उपज का अच्छा दाम भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर सिंह से ही कि खीरे के बारे में आपने बताया था, करेले के बारे में माफ कीजिएगा जानकारी दी थी, किस्मों के बारे में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खीरा की, तोरई की, लौकी की, इनकी किस्मों के बारे में क्या कहेंगे? जी, अगर हम बात करें लौकी की तो देखिए लौकी की जो 5 प्रमुख किस्में हैं जो जिनका बीज उत्पादन भी किया जाता है और व्यापक तौर पर लगाई जाती है, जिसमें पहला है पूसा नवीन है जो पूसा संस्थान से विकसित की गई है। उसकी किसान भाई खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी किस्म है, बेलनाकार है, सीधा फल होता है और ये बहुत जो हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा भी इसका बीज बनाया जाता है। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है कुछ स्टेट्स के, वो भी इसका बीज बनाते हैं। इसके अलावा ये लंबे फल में है। और अगर हम बात करें नाशपाती आकार की लौकी भी आजकल बाजार में इसकी मांग रहती है, तो उसके लिए हम पूसा संतुष्टि जो हमारी किस्म है पूसा संस्थान से जो विकसित की गई है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा पूसा समृद्धि लगा सकते हैं लौंग में। और अगर गोल वाली लगा सकते हैं तो पूसा संदेश एक किस्म है, पूसा संदेश, उसका चयन किसान भाई कर सकते हैं। और संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 3 ले सकते हैं। और ये जो किस्म है इनका हमारे जो बीज उत्पादन इकाई है वहाँ से इनका बीज ले सकते हैं, या हमारा जो साकी विज्ञान संभाग है पूसा संस्थान में वहाँ से इनका बीज ले सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई दूर दराज में रहते हैं, जैसे अगर बात करें हम कर्नाटका में, तो वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है हैसरगट्टा में, बेंगलोर में, वहाँ से भी कुछ किस्में विकसित की गई है। अर्का श्रेयास है, अर्का गंगा है, लौकी की जो किस्में वो भी किसान भाई ले सकते हैं। और अगर हम बात करें बनारस में भी हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ भी काशी गंगा नाम की किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है, उसका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। और अपने जो भी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालयों ने जो भी किस्में विकसित की वहाँ से ले सकते हैं। और अगर हम बात करें तोरई की, 2 तोरई होती है, चिकनी तोरई एक होती है, एक धारीदार तोरई। चिकनी तोरई में है वो पूसा चिकनी ले सकते हैं, और जो धारीदार तोरई होती है उसमें पूसा नूतन ले सकते हैं। और पूसा चिकनी के साथ साथ आप पूसा सुप्रिया भी ले सकते हैं। और धारीदार तोरई में मैंने बताया नूतन बहुत अच्छी किस्म वो ले सकते हैं। और अगर हम बात करें खरबूजे की, तो अगर जो संरक्षित खेती में भी आजकल हम खरबूजा लगाते हैं उसके लिए पूसा शारदा और पूसा सुनहरी ले सकते हैं। और इसका जो खुले खेत में लगाना चाहते हैं वो पूसा मधुरिमा ले सकते हैं। और अगर हम बात करें टिंडा की तो पूसा रौनक ले सकते हैं। अगर हम बात करें खीरे की तो पूसा उदय और पूसा बरखा, ये दोनों किस्में अच्छी हैं जो कि खुले खेत में अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा पूसा लॉन्ग ग्रीन है वो भी ले सकते हैं। अगर हम संकर किस्मों की बात करें तो पूसा जो गाइनोसिस खीरा हाइब्रिड 18 है उसका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। और अगर संरक्षित खेती में अगर कोई किसान भाई खीरे की खेती करना चाहते हैं तो हमारे पूसा संस्थान ने 2 संकर किस्में विकसित की है और एक सामान्य ओपी किस्म विकसित की है। तो जिसमें पूसा बीज रहित खीरा 6 है,
उसका चयन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो संकर किस्में है, पूसा बीज रहित खीरा संकर 1 है, पूसा बीज रहित खीरा संकर 2 है, उन दोनों का भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। तो बहुत सारी किस्में आजकल अवेलेबल है जो किसान भाई ले सकते हैं, जिनका चयन हमारे जो किसान कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा उत्पादन आप हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पाठक, अब आपका रुख करना चाहेंगे। एक व्हाट्सएप पर सवाल आ गया है आपके लिए। मध्य प्रदेश से श्रीराम जी ने सवाल भेजा है कि गन्ने में मिलीबग कीट से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गन्ने में मिलीबग कीट जो लगता है जी, वो गन्ने की पत्ती का जो हिस्सा गन्ने के तने से चिपका रहता है, लीफ सीथ जी, तो उसी के बीच में जाकर रह करके ये उसका गन्ने से रस चूसता है। ये गोल होता है और गुलाबी रंग का होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें। लेकिन छिड़काव करते समय आप ये ध्यान रखें कि दवा जो गन्ने की लीफ सीथ है वहां पे पड़ना चाहिए, ताकि वो कीट वहां पे मर सके। दवा ऊपर से आप अगर स्प्रे करेंगे, जहां पे लीफ सीथ में ये छिपा रहता है वहां पे करेंगे, तो इस कीट को बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मिलीबग का नियंत्रण आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है श्रीराम जी। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, जयराम जी। आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा लौकी का सब्जी लगाया है, बहुत गर्मी से कारण हो गया है। तो लौकी लगाया है लेकिन फल बहुत छोटा है, गर्मी बढ़ रही है ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, बढ़वार नहीं हो रही है लौकी की अच्छी स्तर पर, क्या कहेंगे? जी देखिए, सभी बेलदार सब्जियों में क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तब उसमें मादा पुष्प कम आते हैं और नर पुष्प ज़्यादा आते हैं। तो नर पुष्प जब ज़्यादा आते हैं और मादा पुष्प कम आते हैं तो फल का आकार भी छोटा रहता है और फलन भी कम हो जाता है। तो ये जो तापमान है उस पर निर्भर करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको एक तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन वाले जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं, जो भी उर्वरक डालते हैं, उसकी मात्रा कम करनी है। और कुछ पोटास वाले जो उर्वरक है जिसमें हम म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं, उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालना है। और जो दूसरा ये है कि आपको जो सिंचाई का अंतराल है वो लगातार करना पड़ेगा। पहले अगर आप 5 से 6 दिन के अंतराल पर कर रहे हैं तो अब 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही सिंचाई करें, जिससे कि खेत में ठंडक बनी रहे और उसमें मादा पुष्पों की संख्या निश्चित बढ़ेगी, जिससे कि फल अच्छा होगा और फल का आकार भी बढ़ेगा। अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे उसमें नर पुष्प ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप उसमें सिंचाई का अंतराल बढ़ा दें और समय समय पर जो भी है खरपतवार नियंत्रण करें, उसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो सही करें, उसमें पोटास और फास्फोरस की जो मात्रा है वो थोड़ी और उसमें सिंचाई के साथ में दे सकते हैं। अगर आपने ड्रिप से लगा रखा है तो आजकल NPK जो घुलनशील उर्वरक है वो हम ड्रिप से लगा सकते हैं सीधे खेत में। बिल्कुल। तो जयराम जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है आपको। बढ़ते हैं आगे। मनीष तंवर जी ने सवाल भेजा है हरियाणा से, डॉक्टर पाठक आपके लिए, कि गन्ने की फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो इसके लिए क्या करें? गन्ने हो सकता है जी, डॉक्टर पाठक बताएं कि किस तरह से गन्ने की फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं हमारे किसान भाई। जी, की फसल से अच्छा उत्पादन, जैसा कि मैं आपको सुन पा रहा हूं, अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय गन्ने की निराई और गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गन्ने में इस समय ब्यात की अवस्था चल रही है, टिलरिंग फेज चल रहा है। तो ब्यात की अवस्था में अगर हम निराई गुड़ाई गन्ने की करते रहते हैं तो जिससे मृदा में वायु का संचार होता है और जड़ों को वृद्धि का पूरा अवसर मिलता है और गन्ने में फुटाव बेहतर होता है। तो इस समय किसान भाई ये ध्यान रखें कि सिंचाई के पश्चात 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल करके उसकी गुड़ाई अवश्य करें, जिससे गन्ने में ब्यात अधिक से अधिक हो।
जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं आप इस समय कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो गन्ने की फसल है उसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और मैं डॉक्टर सिंह के पास यहाँ पर आना चाहूँगी एक बार फिर से। डॉक्टर सिंह, आपने बता दिया कि कौन कौन सी किस्में हैं जो काफ़ी अच्छी रहती हैं, जिससे हमारे किसान ले सकते हैं और अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आप बताएं कि जब हम बुआई कर रहे हैं या फिर बिजाई कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं? क्या बीजोपचार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है? जी देखिए, आजकल जो भी किस्में होती है बाजार में उपलब्ध होती है या किसी संस्थान में होती है, तो वो मुख्यतः उपचारित बीज ही मिलता है, क्योंकि जो भारतीय बीज अधिनियम 1966 के हिसाब से बीजों का अंकुरण, बीजों में कितना प्रतिशत जर्मिनेशन होगा, बीजों में कितना फिजिकल प्योरिटी है, कितना जेनेटिक प्योरिटी, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। फिर भी अगर कुछ ऐसे बीज हों, अगर हम कहीं सरकारी संस्थान से ले रहे हैं या किसी प्राइवेट संस्थान से ले रहे हैं जो उपचारित नहीं किए गए हैं, तो बेलदार सब्जियों का जो बीज उपचार है वो करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसका बीज उपचार करने के लिए फफूंदनाशक जो दवाएं जो बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें आप बाविस्टिन ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, कैप्टान ले सकते हैं, कैप्टाफ है, बहुत सारी फफूंदनाशक दवाएं उपलब्ध हैं, वो लें और 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा उपचार करें। अगर आपने 5 किलो बीज ले रहे हो तो आप 10 ग्राम दवा का सूखा उसके ऊपर लेप कर लें अच्छे से। उसके बाद में ही बीजों की बुआई करें। और बुआई जो बेलदार सब्जियों की है वो हमेशा नालियों में करें। जो नालियों में पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखें, और एक नाली से जो दूसरी नाली है वो फसल के हिसाब से रखें। जैसे लौकी की जो बेल है वो अधिक बढ़वार करती है, तो उसकी जो दूरी है वो लगभग 12 फीट रखें। और अगर हम बात करें करेले की या खीरे की, जिनकी बेल कम बढ़ती है, तो वो लगभग 7 से 8 फीट एक नाली से दूसरी नाली की दूरी रखें। और जो पानी है वो हमेशा नाली में लगाएं। तो बुआई करने से पहले नालियों में अच्छे से पानी लगा दें, और जब 2 या 3 दिन बाद में जब मिट्टी बुआई के लायक हो जाती है, तब उसमें हिल बनाएं, छोटे छोटे हिल बनाकर एक ही स्थान पर लगभग 2 से 3 बीज जरूर लगाएं। क्योंकि बेलदार सब्जियों में क्या होता है, जैसे प्रमुखतः करेले में अंकुरण क्षमता होती है वो लगभग 70 से 80% होती है, तो बीज कई बार बीजों का जमाव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बुआई करने के तुरंत बाद में सिंचाई ना करें, फिर 4 से 5 दिन बाद में उसमें हल्की सी सिंचाई करें कि बीजों तक नमी पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे जैसे बीजों का अंकुरण होने लगता है, फिर जो सिंचाई का जो अंतराल है गर्मियों में वो लगभग 2 से 3 दिन पे रखें, और बारिश में आवश्यकता अनुसार करें। और जो किसान भाई बेलदार सब्जियों की खेती उठी हुई क्यारियों में करना चाहते हैं, वो हमेशा ड्रिप में करें, जिससे ये आसान होता है कि पानी भी सीधा जड़ों में जाता है, उनकी बूंद करके, और पानी का बचाव भी होता है, और घुलनशील जो उर्वरक है वो भी सीधा जड़ों में हम आसानी से दे सकते हैं, और खरपतवार प्रबंधन भी आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ सावधानियां हैं जब आप बुआई कर रहे हैं उस समय आपको बरतनी है, जिससे आगे चलकर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल हो सके। और किस तरह से हम बेलदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, गन्ने की फसल का बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही साथ गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, अपने जवाब हमारे जो सवाल हैं हम तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश कुमार जी बुलंदशहर से। आइए जान ले उनका क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। ये हमारा सवाल ये है, एक तो गन्ना में कीड़ा लगा हुआ है ठीक में। कहाँ पे लगा है गन्ने में कीड़ा? है जी। गन्ने में कीड़ा किस जगह पर लगा है? कीड़ा कोट में जी। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा ये है कि ब्यांत कम है। ब्यांत भी कम हो रहा है। हाँ। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक क्या कहना चाहेंगे? एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, इनका प्रश्न सवाल। बिल्कुल, गन्ने में कीड़ा लगा है और साथ ही साथ इनकी जो पैदावार है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। अच्छा, गन्ने में जो कीड़ा लग रहा है इस समय ज्यादातर जो मैंने बताया कि बेधक कीटों का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। जी जी। तो बेधक, अगर आपने क्लोरेंट्रेन नीलिप्रोल का प्रयोग नहीं किया है तो अवश्य कर दें क्योंकि ये समय चल रहा है। और बेधक कीट में अगर इस समय आप क्लोरेंट्रेन नीलिप्रोल का प्रयोग कर देंगे 150 ml प्रति एकड़ या 375 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप सूखे खेत में गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें तो अंकुर बेधक और चोटी बेधक की दोनों पीढ़ियां आप बड़ी अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे। इसके अलावा एक कीट और लग रहा है, पायरिला कीट। अगर आप देखें कि गन्ने की पत्तियों पे सफेद कीट दिखाई पड़ रहे हैं, शिशु दिखाई पड़ रहे हैं या भूरे रंग के कीट दिखाई पड़ रहे हैं तो आप उसके नियंत्रण के लिए अगर आप देख लें कि उसका परजीवी है तो किसी कीटनाशक का छिड़काव ना करें। अगर परजीवी नहीं है तो ऐसी दशा में ही आप इमिडाक्लोपिड 200 ml 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप उस पर छिड़काव कर दें। ये कीटों की बात हो गई जी। गन्ने में फुटाव का इस समय जो टिलरिंग फेज चल रहा है गन्ने में, तो आप गन्ने की गुड़ाई अवश्य करें। सिंचाई पे बहुत ध्यान दें, 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई अवश्य करें और सिंचाई के पश्चात 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ या 2.5 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल करके गन्ने की लाइनों में गुड़ाई अवश्य करें, जिससे टिलरिंग आपकी अच्छी होगी, ब्यांत अच्छा होगा तो अंत में आपका उत्पादन अधिक होगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सुरेश जी आपका जो सवाल था हमारे विशेषज्ञ ने उसका जवाब आप तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं लगातार हम कहेंगे कड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं उन्हें अच्छी उपज यहाँ पर हासिल होती है, लेकिन ये जो कीट हैं काफ़ी उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं हम कहेंगे। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो अपनी फसलों का बचाव बेहतर तरीके से और सही समय पर करें? जी बिल्कुल, पहला चीज तो ये कि जो गन्ने की बुआई के समय ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी किस्मों की बुआई करें, शुद्ध बीज लें जो रोगग्रस्त ना हो, कीटग्रस्त ना हो, उनकी बुआई करें। और बुआई करते समय हम ध्यान रखें कि जिस बीज के टुकड़े की बुआई कर रहे हैं उनका बीज उपचार अवश्य कर दें। बीज का उपचार और मृदा का उपचार, बीज का उपचार आप बावस्टीन से करें और मिट्टी का उपचार आप किसी कीटनाशक से करें। 2 चीजें अगर आप करते हैं तो काफी हद तक हम गन्ने में लगने वाले कीटों से बच सकते हैं। तीसरी चीज ये कि हमें समय समय पर, इस समय गन्ने में जो कीटों के प्रकोप का समय होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो अप्रैल से लेकर के और ये मई जून तक ये अधिक कीटों का प्रकोप रहता है। तो इस समय हमें अपनी फसलों का समय समय पर निरंतर निगरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कीट ऐसे होते हैं जो काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी फसल में कीट लगा हुआ है। तो समय समय पे अगर हम निगरानी करते रहेंगे, ये 3 महीने जो होते हैं अप्रैल, मई और जून, कीटों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय अगर किसान भाई समय समय पर निगरानी करते रहें तो काफी हद तक कीटों को समय पर नियंत्रित कर लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए गन्ने की अगर आपको अच्छी उपज हासिल करनी है, स्वस्थ उपज हासिल करनी है तो आपको नियंत्रण करना होगा कीटों का। और क्या माध्यम है, क्या तरीके हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आज के कार्यक्रम में विस्तृत तरीके से सभी को समझाया है और जागरूक भी किया है। और इसके लिए डॉक्टर पाठक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने सभी के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अंतिम सवाल डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर सिंह, क्या कहना चाहेंगे बेलदार सब्जियों की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को? जी देखिए, जो भी किसान भाई बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो वो आगे मौसम आ रहा है, लगभग 1 महीने बाद में इनकी खेती की शुरुआत होगी। तो आप इस समय खेत की तैयारी कर सकते हैं। खेत में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसको अच्छे से मिला दें। मिला के उसको पाटा चलाकर उसको समतल कर लें। समतल करने के बाद में नालियाँ बनाएं या आप उठी हुई क्यारियाँ बनाएं, उसमें ड्रिप से खेती करें। ड्रिप से खेती करने से आपके बहुत सारे लाभ हैं। और हमारे एक सुझाव ये भी है कि जो अच्छी किस्में हैं उनका ज़रूर चयन करें, क्योंकि जो हमारा जो उत्पादन होता है, हमारी जो उपज होती है, वो अच्छी किस्मों पर निर्भर करती है। तो हमने अभी बहुत सारी किस्मों की आपको बताया, जानकारी दी, तो उन्हीं किस्मों का चयन करें। बीज उपचार जरूर करें अगर बीज उपचारित नहीं है। और सिंचाई है वो सिंचाई का प्रबंधन भी सही समय पर करें। और जो उर्वरक प्रबंधन है, जिसमें हम बेलदार सब्जियों की लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं और लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा है वो आधी मात्रा खेत की तैयारी करते समय ही डाल दें। और जो आधी मात्रा बचती है उसको 2 भागों में बांट लें। और जो बुआई करते हैं बीज की, उसके लगभग पहली जो मात्रा है वो लगभग 30 दिन बाद में डालें। और जो दूसरी मात्रा है 45 से 50 दिन बाद में खड़े खेत में छिटक कर डालकर और तुरंत सिंचाई कर दें, जिससे कि फलन अच्छा होगा, फूल भी अच्छा आएगा। और अभी जिन किसान भाइयों ने बेलदार सब्जियां लगा रखी है, तापमान थोड़ा बढ़ रहा है तो उसमें नर पुष्पों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो वो सिंचाई है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दें। अगर आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर कर रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना शुरू कर दें, जिससे कि मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, नर पुष्पों की संख्या थोड़ी कम होगी, जिससे कि आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर सिंह ने भी सभी के साथ साझा की हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं बेलदार सब्जियों का अच्छा और अधिक उत्पादन हासिल कर सके। तो डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जाना अपनी बेलदार सब्जियों की अच्छी उपज आप कैसे ले सकते हैं और साथ ही गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं और कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। ये तो बात होगी आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम के लिए क्या हम विषय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आइए आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं नए बागों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हो सकते हैं और साथ ही बात करेंगे अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी के बारे में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है पहले ही हम तक आप पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान। वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल या फिर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-11306, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और बता दें आपको, किसी कारणवश कोई जानकारी आज के कार्यक्रम में छूट गई है, दोबारा आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।